नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। साथ में कानून के क्षेत्र में जुड़ी तमाम उपयोगी जानकारी भी आपको देते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वकालत के क्षेत्र में करियर ऑप्शन की जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉर्पोरेट वकील बने। लॉ में कैरियर बनाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट लॉ कोर्स कैरियर के लिए आपके कितना बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, इसकी फीस कितनी होगी और इस सेक्टर में सैलरी कितनी मिलती है, कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी और किन क्षेत्रों में मिलेगी। आज हम तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे। कॉर्पोरेट क्षेत्र में वकालत की करियर पर विस्तार से जानकारी देंगे। आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो कॉर्पोरेट वकील कैसे बने, ये विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। 0120614797 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा है 012061279938। और चलिए, गुंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, गुंजन जी, जिस विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, अपने दर्शकों के सामने हाजिर हुए हैं, सबसे पहले उसे ही समझा दीजिए, कॉर्पोरेट कानून क्या होता है और क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट कानून की कोई ऐसा एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कानून कोई एक इकलौता कानून नहीं है। ये कई कानूनों का समावेश है। यानी एक कंपनी के जो भी कार्य क्षेत्र हैं, उसकी जो भी कार्य होती है, उस पे लगने वाले सारी कानूनों को एक साथ मिला करके, एक कंपनी से जुड़ी जो भी कानून लगे होते हैं, उन सबको मिला करके हम कॉर्पोरेट कानून कहते हैं। अमूमन इसके अंदर आप कंपनीज एक्ट को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनी का गठन होता है, उसका चलन होता है, उसका बाइंडिंग अप होता है, हर चीज होता है। इसके अलावा और भी कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, जैसे पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है। इन सबके अलग अलग कानून हैं। तो एक कंपनी कैसे बनेगी, एक कंपनी किस तरीके से चलेगी, वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, उसके एम्प्लॉयज किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करेगी, अपने एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, ये सारी जो चीजें हैं, इन सबका एक समावेश है जिसको हम कॉर्पोरेट कानून कहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट का अर्थात ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक कंपनी और उससे जुड़ी समस्याओं को समझता हो और उसका निदान उसको दे सकता है। क्योंकि जो कानून का क्षेत्र है भारत में, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड पढ़ाई नहीं होती और वो एलएलएम पे जाके पढ़ाई होती है। लेकिन जो एक स्पेशलाइजेशन होती है कॉर्पोरेट में या किसी चीज में, उसके वास्ते होती है कि कानून के मुख्य प्रिंसिपल तो सभी जगह सेम है, किंतु आपकी जो एक एक्सपर्टीज है, आप किस तरह के काम को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उसके आने वाली जो निटी-ग्रिटीज है, उसमें आने वाली बारीकियों को आप समझते हैं। क्योंकि एक क्रिमिनल के केस की बारीकियां अलग होती हैं, एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की बारीकियां अलग होती हैं, एक कंपनी और उससे जुड़ी हुई समस्याओं की बारीकियां अलग होती हैं। इसमें भी कई बार देखा यह जाता है कि एक अगर बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल हो या किसी कोई बड़ा उद्यम हो, तो उसकी बारीकियां अलग होती हैं। एक छोटी कंपनी, जिसे हम एसएमई सेक्टर कहते हैं, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसे कहा जाता है, उसकी बारीकियां अलग होती हैं। तो इससे जो ये कंपनीज हैं, चाहे वो एक पार्टनरशिप हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो या वो एक कंपनी हो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, इनसे जुड़ी जो भी बारीकियां हैं, उनको समझने वाले व्यक्ति को हम कॉर्पोरेट का वकील कहते हैं। और उनसे जुड़े हुए जो कानून हैं, जिन कानूनों का एज ए टूल की तरह वो इस्तेमाल करता है, उसको हम कॉर्पोरेट कानून कहते हैं। किंतु कॉर्पोरेट कानून कोई इकलौता कानून नहीं है, उसकी कोई इकलौती परिभाषा नहीं है। मुख्य समझ ये है कि जो वो कानून जो एक कंपनी और उससे जुड़ी हुई हर गतिविधि से जुड़ने वाली चीजों को निर्धारित करती है, नियंत्रित करती है, उसे हम कॉर्पोरेट कानून कहते हैं। जी, ठीक है। गुंजन जी, ये समझाइए कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि CLAT क्लैट क्या होता है, इसके लिए कैसे तैयारी करें? देखिए, पीछे विगत कुछ वर्षों में ना कानून में काफी बढ़ती बच्चे आने लग गए हैं।
तो जब ये आने लगे तो एक और 1990 के बाद से भारत में वाणिज्यिकरण बढ़ा है, कंपनियां नई नई आई हैं, विदेशी कंपनियां ने भारत में आना शुरू किया और उनके आने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स और उनसे जुड़े कई सारे पहलू हैं जो काफी बढ़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को आवश्यकता होती है वकीलों की, तो उनको एक ऐसे वकील की आवश्यकता होती है जिनको इस चीजों की समझ हो। तो एक सबसे पहले बैंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल खोला और उसके बाद एक चलन बन गया कि हम एक ऐसे संगठित तरीके से विद्यार्थियों को तैयार करें जो कि हर क्षेत्र के लिए अपने अपने क्षेत्र के लिए काफी और खास करके कॉर्पोरेट क्षेत्र को सहायता देने या उनकी सर्विसेज देने के लिए केपेबल हो। तो उन्होंने एक क्लैट बनाया, कॉमन एडमिशन लॉ टेस्ट। तो बाद में ये एक सुधार के तरीके से हुआ है कि एक बेंचमार्क तैयार किया गया है और एक क्लैट टेस्ट होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। ये एक आईआईटी के एग्जाम या मेडिकल के एग्जाम की तरह होता है जहाँ पे आप एक कॉमन टेस्ट देते हैं और आपकी मार्किंग और आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको अलग अलग कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। नेशनल लॉ स्कूल के जो कॉलेजेस होते हैं उससे वो आपको अलॉट होते हैं। इसमें कई तरह के कॉलेजेस हैं और पूरे भारत में फैले हैं। जी सर, बार एग्जाम क्या होता है और क्या कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए इसे देना जरूरी होता है क्या? देखिए, AIBA का जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। क्योंकि जो बेसिक चीज है, मैं आपको ये समझा दूं कि एज पर एडवोकेट्स एक्ट आपको वकील होने के लिए, जो वकालत हम जिसे कहते हैं, वकील होने के लिए आपकी बेसिक पढ़ाई होती है, उसे कहती है LLB, जो बैचलर इन लॉ होता है। LLB की पढ़ाई जैसे पुराने तरीके से 3 साल की पढ़ाई होती थी और अब एक स्पेशलाइज पढ़ाई होती है जो कि 12th के बाद होती है और 5 साल की पढ़ाई होती है जो उस क्लैट के अंतर्गत आती है, जिसमें एक बच्चा 5 साल के लिए पढ़ता है, जिसमें 2 साल उसका BA होता है और बाकी 3 साल उसके LLB की कोर्सेज होते हैं और वो पूरी तरह से स्पेशलाइज होता है एज ए वकील। अब इनको जब प्रैक्टिस करना होता है तो प्रैक्टिस करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग से एग्जाम लेता है जिसे हम बार का एग्जाम कहने लगे हैं। AIBA के एग्जाम कहलाते हैं। वो एग्जाम होता है साल में 2 बार और वो एग्जाम पास करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। तो उसे 2 तरह के अलग अलग एग्जाम्स पास करने से, एक तो उसे अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करना होता है जिसके बाद वो एक लॉ ग्रेजुएट हो जाता है। एज ए लॉ ग्रेजुएट वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है और एज ए कंपनी के वकील के हिसाब से वो कॉर्पोरेट वकील हो सकता है। किंतु अगर उसे कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो उसे ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करने की आवश्यकता होती है, जो वक्त से होता है, साल में 2 बार ही होता है और उनको वो पास करना होता है। जब वो उसको पास कर जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। फिर वो उस कंपनी को कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके पक्ष को रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो आप कंपनी ज्वाइन करके आप इन हाउस काउंसिल हो सकते हैं, बट आप बिना एग्जाम पास किए आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी ठीक है, ये बताइए कि कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई कहाँ होती है? कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर डिग्री के लिए क्या फायदे होते हैं? अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? क्या इसमें पढ़ाया जाता है? क्या इसमें पढ़ाया जाता है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बेसिक डिग्री है हमारी जिसको हम कहते हैं BA LLB की डिग्री होती है। तो LLB की डिग्री के अंतर्गत आपको सारे कानून पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े भी कानून सभी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। वो स्पेशलाइजेशन की जो स्थिति आती है वो LLM के अंदर आती है। तो जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में पढ़ने के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंपनी लॉ, पार्टनरशिप, LLB और टैक्सेशन, कस्टम्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेबर से जुड़े हुए सारे लॉज जो होते हैं, ये सारे लॉज आपको LLB के स्तर पे पढ़ाया जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने स्पेशलाइज करना है तो उसके लिए ये एडवाइजेबल होता है कि वो LLM कर ले। LLM में उसके पास चॉइस होता है कि वो किस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत अपने को ले जाना चाहता है। कई बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ बढ़ते हैं, कुछ किसी तरफ बढ़ता है और उसी में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ। जब हम कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए जरूरी है, उनके लिए आवश्यक है। जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र के कंपनी को इस बात की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है या शायद कभी नहीं पड़ती है कि पार्टीशन कैसे होगा, क्योंकि पार्टीशन एक अलग सब्जेक्ट है, उसको कॉर्पोरेट से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कॉर्पोरेट के एक किसी कंपनी को कंपनी लॉ की आवश्यकता या टैक्सेशन की आवश्यकता या कस्टम्स की आवश्यकता हर वक्त पड़ती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इस तरह की जो भी कानून है, टैक्सेशन, कस्टम्स लॉ, ये सारे कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, जिनके ऊपर उनका ज्यादा विशेष जोर होता है जब एलएलएम करते हैं। और उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एलएलएम में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, तो एक अलग चीज है, वो तो हम जैसे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जी, ठीक है। कॉर्पोरेट वकील बनने के लिए कितना वक्त लगता है? क्या इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है क्या? जैसे आप कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी फील्ड में जाने के लिए उसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, इस फील्ड में भी ऐसा होता है क्या? देखिए, इंटर्नशिप अमूमन बच्चे उस वक्त करते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। जी। और अगर आपने ये निर्धारित कर लिया है कि मुझे कॉर्पोरेट वकील बनना है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप कॉर्पोरेट के या तो किसी लॉ फर्म में या किसी कंपनी के साथ आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि इंटर्नशिप जो होता है वो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है, नॉलेज देता है। और इंटर्नशिप के साथ आप ये समझने लगते हैं कि मैं को एक कॉर्पोरेट में क्या चाहिए, और जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप सीखते हैं प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल चीजों को सीखते हैं। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो आप इंटर्नशिप के दौरान सीखते हैं, और जब तक आप पास आउट होते हैं तब तक आपकी समझ थोड़ी सी परिष्कृत हो चुकी होती है। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ज्वाइन ए कंपनी या एक लॉ फर्म या किसी कॉर्पोरेट के इंडिविजुअल वकील के साथ। तो इंटर्नशिप करना चाहिए, हमेशा एडवाइजेबल होता है। बच्चे आते हैं और उनको सीखना भी चाहिए, इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए और बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वो जो वक्त होता है उनको काफी कुछ सिखाता है, और जो चीजें वो उस वक्त सीखते हैं वो अमूमन उनके साथ सारी उम्र चलता है, और जो चीज वो उस वक्त सीखते हैं वो सीखने का मौका शायद उनको फिर कभी नहीं मिलता, क्योंकि एक बार जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने लगते हैं तो जो छोटी चीजें, जो माइन्यूट चीजें हैं, जो बहुत पते की बातें हैं, जो जिनकी आवश्यकता फाइलों को मतलब फॉर्म्स को फिल करना एंड ऑल चीजें, वो आप शायद नहीं करते हैं, आपको कभी आगे मौका नहीं मिलता अपने भविष्य में आप जैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ज्ञान आप उस वक्त अर्जित करते हैं हमेशा आपके साथ काम आता है। तो मेरी सलाह तो हमेशा रहती है कि अगर आप कॉर्पोरेट में करें या किसी भी क्षेत्र में करें तो आप इंटर्नशिप जरूर करें, और बड़े ध्यान से करें और लगन से करें। गुंजन जी, कॉर्पोरेट वकील की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, और ये भी बताइए कि कंपनी में कॉर्पोरेट वकील की क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ये बताइए कि क्यों जरूरत पड़ती है, फिर जिम्मेदारियों पे आएंगे सर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कंपनी अपनी गतिविधियां करती है तो उसके कई आयाम होते हैं। जैसे उन्हें एम्प्लॉयज को लेना होता है जी। उन एम्प्लॉयज के साथ कई उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके एम्प्लॉयज के अधिकार होते हैं। कई बार एम्प्लॉयज की गलती होती है, कभी इनकी गलती, बट उन एम्प्लॉयज को कानून के दायरे में किस तरीके से उनको जो सुविधाएं देनी है या नहीं देनी है, इसकी उनको गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे एक एम्प्लॉयमेंट के साथ उनके क्या क्या अधिकार हैं और कैसे आप अलग अलग कानूनों का पालन करें। कंपनी में जो कॉर्पोरेट वकील की आवश्यकता होती है वो मुख्यतः इस चीज के लिए होती है कि वो कानून का पालन करवाए, या वो कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के कानून का पालन हो, या वो लेबर लॉ का पालन हो, या वो टैक्सेशन लॉ का पालन हो। किसी भी तरह का कानून, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, जो भी कानून आपके ऊपर लागू होता है उस कानून का सही तरीके से पालन हो, ये देखना कॉर्पोरेट वकील का काम है। वो ये गाइड करता है कंपनी को कि किस तरीके से जो कानून है उस पर लागू हो रहे हैं, लागू होते हैं, और लागू जब भी होते हैं वो कंपनी को बताता है, उसके मैनेजमेंट को बताता है, फिर उन कानूनों को एग्जीक्यूट करता है अपनी कंपनी के अंदर। उसका मुख्य कारण है, उसका मुख्य कार्य यही है कि जो कानून है, जो कंपनी है, वो कानून के दायरे में काम करे। ये कॉर्पोरेट वकील का काम है। कंपनी को आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनी एक नॉन इम्पर्सनल पर्सन होता है, वो एक बोर्ड के द्वारा रन होता है, और बोर्ड में जो व्यक्ति बैठे होते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो उनको अमूमन कानून की जानकारी नहीं होती। उन्हें अपने बिजनेस की जानकारी होती है, उन्हें ये पता होता है कि मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं, बट उन्हें कई बार ये पता नहीं होता कि कानून क्या है। उन्हें कई बार ये पता नहीं होता कि ये जो कानून आया उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, कैसे समझूं, उसका अर्थ क्या निकालूं। तो उन्हें इन चीजों को समझने के लिए और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कानून के दायरे में कर रहा हूँ, ये समझने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है। अब वकील अगर ऑफ काउंसिल हो, जो आपकी कंपनी के रोस्टर पर नहीं है, तो उसको ये कई बार समझ नहीं होती कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, या कई बार बहुत सारे डेटा प्राइवेसी और इसकी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए वो कॉर्पोरेट जो वकील होता है उसका ये रोल होता है, वो एक बीच का कड़ी है जो ये सुनिश्चित पहले तो अपने कंपनी को ये बताता है कि क्या कानून है। अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई ये कानून का अर्थ क्या है, तो वो उनको इंटरप्रेट करके बेसिक रूल बताता है, और वो कंपनी को कानूनी रूप से चलने में सहायता करता है।
तो ये तो उसका कार्य हो जाता है मुख्य रूप से। अगला सवाल आपने पूछा था नेहा जी, मैं जिम्मेदारियां क्या होती हैं? ये जिम्मेदारियां क्या होती है, जैसा मैंने बताया थी कि जो कार्य है वही उसकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे जब हम काम कर रहे होते हैं कंपनी के वकीलों के साथ, तो हमने देखा है कि उनके पास रोजमर्रा के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वो साइन कर रहे होते हैं अलग अलग अपने वेंडर्स के साथ, कई सारी चीजों के लिए, कि सामान की सप्लाई के लिए या कभी किराए पे जमीन मकान लेना, या कई तरह के काम हैं जो गतिविधियां हैं कंपनी कर रही होती है। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वेट करना, उनको देखना, उनको अपने कंपनी के हित में रखना, उनके हितों की सुरक्षा करना, ये कॉर्पोरेट का वकील का काम होता है, जो कि इन हाउस काउंसिल होता है। या जैसे कोई नोटिस कभी कभी गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी की तरफ से आ जाते हैं, तो उन नोटिस को देखना, समझना, कंपनी को बताना, उनको गाइड करना, ये उसके कार्य क्षेत्र में आता है। या कोई केस अगर फाइल हो जाए तो कंपनी की बात जो उसके वकील कोर्ट में खड़े हैं उनको समझाना, और जो वकील कोर्ट में हैं उनकी बात कंपनी को बताना, और उनसे वो जो आवश्यक कागजात हैं वो लेना और फिर वकील को देना, ये उस वकील का काम होता है। इसके अलावा कोई भी अगर इशू उठता है, किसी को कोई समस्या होती है, तो उनको अपनी कंपनी और कंपनी से जुड़ी चीजों से एक कानूनी गाइडेंस देना, ये उनका अमूमन काम होता है। तो कंपनी जब एग्जीक्यूट कर रही होती, कंपनी एग्जिस्टेंस में चल रही होती है, तो उनके रोजमर्रा में कई सारे इश्यूज उठते रहते हैं। कभी किसी जगह कोई नोटिस आ जाता है, कभी कोई कंप्लेंट हो जाती है, कभी कोई कंज्यूमर का इशू उठ जाता है, तो या कभी आप कोई लकी ड्रॉ निकाल रहे होते हैं। हर राज्य के अलग कानून हैं, आप उन कानूनों को पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई पॉलिसी बनाना है तो वो पॉलिसी आप कानून के तहत बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। जी। ये सारी चीजों को देखना और गाइड करना, ये उसका कार्य है। ठीक है। गुंजन जी, सिविल या क्रिमिनल वकील बनने के बजाय कॉर्पोरेट वकील बनने में क्या फायदा होता है और क्या डिफरेंस होता है? क्या कॉर्पोरेट वकील की डिमांड ज्यादा रहती है, या फिर प्लेसमेंट्स कहाँ पर इनके होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे जिनके जहन में ये होगा कि हम कॉर्पोरेट लॉ करें या कॉर्पोरेट वकील बने, वो इन तमाम सवालों को बहुत बारीकी से सुन भी रहे होंगे और जानना भी चाहते होंगे। नेहा जी, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो कैरियर है, एक अलग बात है। नाम तो ज्यादातर क्रिमिनल के वकील कमाते हैं, जैसे जेठमलानी साहब ने जो नाम कमाया उन्होंने कमा लिया। तो क्रिमिनल का वकील तो खड़े पांव बहुत सारे निर्णय लेता है और नाम कमा लेता है। लेकिन एक कैरियर ऑप्शन, एक सुनिश्चित इनकम के साथ एक कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो कॉर्पोरेट में काफी सारा स्कोप है। क्योंकि जब आप वकालत करते हैं तो काम आपकी जो काबिलियत है उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। काबिलियत तो उधर भी निर्भर करता है, किंतु यहाँ पे आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट की स्किल्स कैसे हैं, उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक कॉर्पोरेट वकील के लिए अलग आवश्यकता है, उसकी जो समझ है लॉ की वो बहुत आवश्यक है, बनिस्बत इसके कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर वो समझ रहा है और अपनी कंपनी को समझा पा रहा है और अपने वकील को समझा पा रहा है, तो वो अपने कार्य में सफल माना जाता है। और दूसरी चीज ये होती है, कॉर्पोरेट के अंतर्गत एक रेगुलर इनकम की बात आती है। एक वकालत जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहाँ कोई रेगुलर इनकम नहीं होता। वहां पे आपके पास काम आएगा, आप करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती, कॉर्पोरेट के अंतर्गत आपको जो एक सैलरी होती है, एक एम्प्लॉय की तरह उनको एक सैलरी मिलती है। जो काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, उनको अपने कार्य निर्धारित होते हैं, एक किसी भी अन्य एम्प्लॉय की तरह वो कार्य कर रहे होते हैं। और जो पिछले 30-25 सालों में जो वाणिज्यिक हमारे यहाँ कार्य बहुत बढ़े हैं, कई कंपनियां बाहर की, विदेशों की हमारे भारत में आ गई। हमारी कई कंपनियां मल्टीनेशनल्स बन गई। हमारे यहाँ कई कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने उनको एक लॉयर की या एक कॉर्पोरेट वकील की आवश्यकता समझ में आने लगी, क्योंकि उनको अपने कानूनों का पालन करवाना होता है। तो वो एक कंपनी, जो एक वकील होता है, उसको अपने रोल पे रखते हैं और वो एक एम्प्लॉय के तहत की तरह उनके यहाँ काम कर रहा होता है। तो उसको एक निर्धारित इनकम और उस इनकम में ग्रोथ भी मिलता है। तो इसलिए आज की तारीख में कई बच्चे हैं जो कि एक सिविल या एक क्रिमिनल की प्रैक्टिस करने के बजाय एक कॉर्पोरेट वकील बनना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ के निकलते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनके पास एक इनकम होगा, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होगा और वो चलता जाएगा, उसमें ग्रोथ होती जाएगी। आप एक जूनियर टीम मेंबर बनते हैं, आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, आप जनरल मैनेजर बनते हैं, आप लीगल हेड बनते हैं, और आप आप कुछ भी बन सकते हैं, काफी आगे तक जा सकते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में काफी डिमांड हो गया है, बच्चे आने लग गए हैं और डिमांड भी काफी हो गया है, क्योंकि कंपनियां बढ़ गई हैं, कई तरह के कॉर्पोरेट कंपनियां आ गई हैं। भारतीय कंपनियों ने भी अब बच्चों को रखना शुरू कर दिया है।
जो पहले कम रखते थे, बड़ी कंपनियां ही रखती थी, अब मैं जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि छोटी कंपनी ने भी धीरे धीरे इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है, वो वकीलों को रखने लग गए। इसलिए इसमें डिमांड भी बढ़ गया, एक रेगुलर इनकम है, तो इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ गया बच्चों का। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका गुंजन जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को हमें समझाने की कोशिश की कि कॉर्पोरेट वकील क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, ये करते हैं ये कोर्स तो आखिर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और आखिर कॉर्पोरेट वकील की क्या जिम्मेदारियां होती है, ये भी आपने बहुत बखूबी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।